कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा 4th चैप्टर है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अभी तक हमने 9 फीचर्स को स्टडी कर लिया है। ये हमारा 10th फीचर होगा। और 10th फीचर क्या है हमारे संविधान का? फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी गिवन है। ओके, नाउ ये जो पार्ट है, पार्ट 4A, ये फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है ना। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे 4A है, 51A है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ठीक है, इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने जनरली जो वर्क किया वो इस बात पे वर्क किया कि जनता को क्या मिलना चाहिए, जनता के लिए क्या ज़रूरी है, या गवर्नमेंट को क्या ऐसा नहीं करना है जो जनता के फेवर में ना हो। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि जनता की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, पीपल्स की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो ये हुआ कब? ये किया है इंदिरा गांधी ने। एमरजेंसी का टाइम था 1975 to 76, ये एमरजेंसी का टाइमिंग है। और एमरजेंसी के टाइम में ही इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट लेकर आई। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो था, इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और ये ऐड किसके रिकमेंडेशन के थ्रू किया गया? तो ये रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है, अब देखो इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ना कि जो एक माँ होती है ना, वो ही बता सकती है बच्चों को कि आपको करना क्या है ना। पिता क्या करते हैं? वो बेचारे कमा के लाते हैं ना, बच्चों को ये दिला दो वो दिला दो। माँ क्या करती? टाइट करती, नहीं तुम्हें ये भी करना है। ठीक, तो वो काम किया था इंदिरा गांधी जी ने, है ना, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं इन लोगों की, कुछ फंडामेंटल राइट्स ही लेते रहेंगे। DPSPs के थ्रू इन्हीं के लिए हम काम करते रहें, सब कुछ हम इन्हीं के लिए करते रहें। इनकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है ना, देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति, या फेलो सिटीजन्स के प्रति, है ना। तो वो काम उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने किया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। अब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद एक बार और अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट हुआ 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटी को और ऐड किया गया। ठीक है, तो अभी कितनी ड्यूटीज़ हैं? अभी है टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, नाउ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी क्या? तो ये एक रिमाइंडर थी सिटीजन्स के लिए, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जिम्मेदारी आपकी देश के प्रति क्या, कि आपको जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, उसका पालन करना चाहिए, है ना। नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा नेशनल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करिए आप। ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करिए। सोसाइटी के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, है ना। और जैसे हो गया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, रिवर है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, एटमॉस्फेयर है, तो गंदा मत करो इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये हमारी एक जिम्मेदारी है, ये लोगों की जिम्मेदारी है। और जो भी आपके सोसाइटी में जो लोग हैं, उनमें एक भाई, वो उनको भाइयों की तरह ट्रीट करो, है ना। जो वुमेन हैं उनके लिए कुछ ऐसा मत बोलो जो उनके लिए डेरोगेटरी हो, अपमानजनक हो। ठीक, तो ये सारी क्या है? ये लोगों की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो अब ये जो जिम्मेदारियां थी ना, ये जो ड्यूटीज़ थी, वो नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है बाय जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी इनको इन्फोर्स नहीं कर सकती। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो नेशनल एंथम है ना, वो हर सिनेमा हॉल में मूवी से पहले बजना चाहिए। ठीक है, और ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उठें और उसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हों। ठीक, तो बहुत ज़्यादा उसमें इश्यूज़ होने लगे। बहुत लोग, सारे लोग ये ऐसा करते थे कि वो उठते ही नहीं थे, है ना, वो रेस्पेक्ट ही नहीं करते थे और वो बैठे रहते थे। तो ये हुआ कि क्या उनको पनिश कर सकता है जुडिशरी, कोर्ट पनिश कर सकता है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अगर कुछ ऐसा होता है, ठीक, अगर सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजता है और कोई नहीं खड़ा होता है, कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको पनिश करना ये कोर्ट के हाथ में नहीं है। उसको पनिश करने
के लिए पार्लियामेंट को एक्शन लेना होगा। पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है कि हाँ ऐसा है, अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको पनिश किया जा सकता है, तो ये काम जुडिशरी का ना होकर ये काम किसका है, पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेचर का है, ठीक है। तो ये नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं बाय जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी इन्फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि ये जस्ट ये हम बोल सकते हैं कि एक इनके पीछे जो फोर्स होता है वो मोरल होता है कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये नहीं करो तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो फीचर है हमारे संविधान का वो है सेकुलर स्टेट, ठीक है। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, ओके। कुछ ऐसा जो रिलीजन से रिलेट नहीं करता है, एक ऐसा स्टेट जो रिलीजन से रिलेट ना करे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा स्टेट या ऐसी कंट्री। अब एक बात बताइए, इंडिया जैसी कंट्री जो सेकुलर है उसका किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से की तरफ कोई झुकाव नहीं है, तो क्या उस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन होना चाहिए? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा पॉलिटिक्स में कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, है ना, या एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का मतलब है किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ उसका झुकाव नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन ऑफिशियल होगा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो सेकुलरिज्म जो है ना वो दो टाइप का होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। सेकुलरिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि स्टेट और रिलीजन में किस टाइप का रिलेशन है, ठीक। तो दो टाइप से सेकुलरिज्म को डिफाइन किया जा सकता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव सेकुलरिज्म वो होता है जिसमें स्टेट्स जो है वो इक्वली सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। नेगेटिव सेकुलरिज्म वो होता है जिसमें कंप्लीट सेपरेशन देखने को मिले स्टेट्स में और रिलीजन में, ठीक है। कंट्री में और रिलीजन में या स्टेट में और रिलीजन में बिल्कुल सेपरेशन हो। मतलब ये है कि कंट्री किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ कोई ध्यान ना दे, तो ये नेगेटिव सेकुलरिज्म हुआ। ये अपनी कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में जो सेकुलरिज्म फॉलो होता है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, हर तरह के रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब है इंडिया हर रिलीजन को बराबर प्रोटेक्ट करती है, बराबर सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हज पे जाने के लिए हेल्प की जाती है तो यहाँ पे नॉर्मल अगर कोई और तीर्थ यात्रा करता है तो उसके लिए भी हेल्प की जानी चाहिए। मतलब ये है कि इक्वली सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करिए, तब हम कह सकते हैं ना कि इंडिया जो है वो सेकुलर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म हुआ। नेगेटिव सेकुलरिज्म इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं। अब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये हम कैसे मान लेंगे? क्या इसका कहीं प्रूफ दिया हुआ है? तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया जो है वो सेकुलर है। तो अब हम उन प्रोविजंस को देख लेते हैं। नाउ देयर आर सम प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच शोज दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ओके। अब वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो प्रोविज़न है वो है प्रीएम्बल में टर्म सेकुलर। प्रीएम्बल में सेकुलर टर्म गिवन है और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली टर्म ही हमें ये बता रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। अब सेकेंड जो प्रोविज़न है प्रीएम्बल में एक टर्म गिवन है लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या शो करता है? लिबर्टी ऑफ बिलीफ, आपके पास बिलीव करने की लिबर्टी है, फ्रीडम है, फेथ की फ्रीडम है और वर्शिप की फ्रीडम है। यहाँ पे बिलीफ और फेथ में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, बिलीफ जो है ना वो एक छोटा टर्म है, फेथ जो है एक बड़ा टर्म है। कहते हैं कि हमें गॉड पर बिलीव है ना, गॉड में हम बिलीव करते हैं। और जो एक इनलाइटेंड पर्सन होता है ना, वो गॉड में बिलीव ना करके वो गॉड में फेथ रखता है। हम बोल सकते हैं कि फेथ करना एक ब्रॉडर टर्म हुआ, ठीक है, कि हम
हमें फेथ है गॉड पे, हमें पूरा विश्वास है गॉड पे, ठीक है। तो फ्रीडम है हमें बिलीव की, फेथ की, वर्शिप की। हम जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा फेथ रख सकते हैं। कोई ईश्वर पे, गॉड पे, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई राधा जी को मानता है, तो कोई अल्लाह को मानता है। तो ये फ्रीडम दी हुई है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर है। हम जैसा चाहे वैसा अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा फेथ रख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। अब ये क्या है? यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। कहने का मतलब है कानून के सामने सारे बराबर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक IAS ऑफिसर हो, या चाहे एक वो नॉर्मल पर्सन क्यों ना हो, ठीक है। सेकेंड वन जो है यहाँ पे वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर कोई पर्सन है जो सिमिलरली सिचुएटेड है तो उसको सिमिलर ट्रीटमेंट दो, बट अगर वो सिमिलरली सिचुएटेड नहीं है तो उसको अलग ट्रीटमेंट दो। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वो बताता है कि कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताता है कि अगर कोई उस लेवल पे नहीं है तो उसे उस लेवल पे लेकर जाओ, वो उतनी अपॉर्चुनिटी आप दो। अब इसका एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और ये बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, यहाँ पे ये बाउंड्री है। अब यहाँ से खड़े होकर लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक, और वो देख पा रहा है क्रिकेट मैच को, ठीक है। यहाँ तक इसका सर गया तो वो यहाँ पे आराम से देख ले रहा है इसको। यहाँ पे एक पर्सन है जिसके पैर नहीं है, ठीक है। अब जिसके पैर नहीं है तो क्या वो देख सकता है इसको ग्राउंड लेवल पे? इसको हमें क्या देना पड़ेगा? इसको हमें एक टेबल प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। इस टेबल पे जब ये बैठेगा तब ये इसके बराबर लेवल पे आएगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हमें ये टेबल इसको प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है, तभी वो लेवल पे आएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि दोनों लोगों को सेम पोजीशन पे रखो, उनको भी टेबल मत दो। बट यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि आप दोनों को एक बराबर लेवल पर लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ये प्रोविज़न है, और ये प्रोविज़न बताता है कि जो कंट्री है हमारी वो सेकुलर है, ठीक है। क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब अगर कोई माइनॉरिटी है या कोई दूसरा रिलीजन है तो उसको भी हम उस लेवल तक पहुँचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड। रिलीजियस ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं हो सकता है ना कि मुस्लिम्स नहीं अलाउड हैं, या हिंदू नहीं अलाउड है, या सिख्स नहीं अलाउड हैं। हर रिलीजन का बंदा वहाँ जा सकता है, तो आप रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वहाँ पे भी रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 16 है, ठीक है। ये आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे दिया हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्म आ रहा है तो उसमें लिख कर दे दिया कि ओनली हिंदूज जो हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। IAS का फॉर्म आ जाए और मान लीजिए उसमें बोल दें कुछ स्पेशल जो है वो रिलीजन्स को मेंशन कर दें कि सिर्फ इस रिलीजन का बंदा ये फॉर्म फिल कर सकता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। बट ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, तो वहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। हर रिलीजन का पर्सन जो है उसको एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। अब यहाँ पे क्या है? कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, ठीक है, ये चेतना, हमारी जो अंदर की चेतना होती है। प्रोफेस का मतलब होता है प्रोफेशन, प्रैक्टिस करना या प्रोपेगेट करना। किसी भी रिलीजन को आप
जैसे चाहो ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पूजा करने का किसी का पैटर्न होता है कि वो मेडिटेट करते हैं, वो ध्यान लगाकर ईश्वर के साथ अपना कम्युनिकेशन करते हैं। कुछ होते हैं कि अगरबत्ती जलाकर या घंटी बजाकर पूजा करते हैं। तो आपको जैसे चाहे, आप जैसे चाहो वैसे आप उस चीज़ को अपना सकते हो, ठीक है। प्रोफेस करने का मतलब है आप जिस रिलीजन को चाहो उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो किसी मंदिर के पंडित हो सकते हो, आप चाहो तो किसी गुरुद्वारे में आप सर्विस दे सकते हो, आप जो चाहो वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप क्रिश्चियन भी बन सकते हो, आप चाहो तो बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहो तो हिंदुज़्म को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जिस रिलीजन को चाहो उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हो, मतलब आप उस रिलीजन को फैला भी सकते हो। हाँ, बस तरीका सही होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन ना हो, है ना। जैसे होता है ना कि इलीगल कन्वर्जन करने लगते हैं लोग, पैसा देके कन्वर्जन करते हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बना डाला सबको, है ना, कि आपको हम इतना पैसा देंगे मंथली या ईयरली हम इतना पेमेंट करेंगे, आप क्रिश्चियन हो जाएंगे। तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोपेगेट कर सकते हो, अपने रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हो। जैसे बुद्धिज़्म में क्या होता है, बताते हैं कि बुद्धिज़्म ऐसा है ना, तो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगते हैं। तो वो प्रोपेगेट करना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लीगली आप प्रोपेगेट कर सकते हो बट इलीगल वे में कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। नेक्स्ट है रिलीजियस डिनोमिनेशंस राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैं उनके पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सके। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल ले लें हम गुरुद्वारे का। गुरुद्वारे में क्या होता है, वहाँ पे उन लोगों को वो लोग बोलते हैं कि ब्लैक कपड़ा पहन के गुरुद्वारा नहीं जाना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे ना ये नहीं बोल सकते कि नहीं, राइट टू इक्वालिटी हमारा छीना जा रहा है, नहीं, क्योंकि उन लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को वहाँ गुरुद्वारे में क्या रूल चलेंगे उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे केरला का एक केस था, तो केरला के केस में क्या हुआ था कि जो वुमेन थे या जो फीमेल्स थी, एक एज के बाद वो एंटर नहीं कर सकती थी टेंपल में। तो वहाँ पे जब ये केस आया ना, सुप्रीम कोर्ट गया, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि हमारे पास आर्टिकल 26 हमें ये राइट देता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकें, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना सकें। तो इस पॉइंट को उन्होंने उठाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे इन टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति पे ये जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है कि वो टैक्सेस को पे करे, और किस टाइप के टैक्सेस को, ऐसे टैक्सेस को जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लगाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट कोई टैक्सेस लगाती है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है या आप पे थोपा नहीं जा सकता है कि नहीं आपको ये टैक्सेस पे ही करने होंगे, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट। ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे कॉलेजेस या ऐसे स्कूल्स जो स्टेट मेंटेन कर रहा हो, जिसको राज्य मेंटेन कर रहा हो, या जिसको कंट्री मेंटेन कर रही हो, कंट्री फंडिंग कर रही हो, ठीक है, या उसका सपोर्ट हो, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें नमाज पढ़ाई जा रही है या उसमें हिंदुओं से रिलेटेड कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। कोई भी सेक्शन है, लोगों का कोई भी सेक्शन, क्या चाहे वो किसी रिलीजन को ले लो आप, चाहे वो जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, तो उन ट्राइब्स के पास ये राइट होता है कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को और अपने कल्चर को कंजर्व करके रख सके। और यही वजह होती है कि मणिपुर जैसे स्टेट्स में या नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट इशू किया जाता है। इनर लाइन परमिट का मतलब है कि वहाँ पे जाने के लिए एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे जाकर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि उनके पास ये राइट है कि अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को वो कंजर्व कर सकते हैं। ये हर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, हर सिटीजन के लिए है, हर सेक्शन के सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज़ के लिए राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, जैसे वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और दूसरा एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी।
ये एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया? माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया कि उनकी चॉइस का ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अपने हिसाब से उन्होंने इस्टेब्लिश किया और अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, इसको हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता, हिंदी में समान नागरिक संहिता बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि कंट्री में एक कोड होना चाहिए, ठीक है, एक कोड होना चाहिए जो कंट्री के हर इंसान पे लागू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, हर इंसान पे एक लॉ लागू होना चाहिए रिगार्डिंग टू देयर पर्सनल मैटर्स के लिए। पर्सनल में जैसे चीज़ें आ जाती हैं, आपकी शादी हो गई, ठीक है, मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गया, ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया। अब इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी का क्या है कि मुस्लिम्स में जैसे डिवोर्स में ट्रिपल तलाक चल रहा था, है ना, तो वो तो खैर अभी ख़त्म हो गया है। लॉस किसी साहबानो केस आया था, उसके थ्रू ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया। अब जैसे शादी को लेकर है, मैरिज को लेकर जैसे नियम बनते हैं, तो क्या होता है, हिंदू में जैसे होता है कि एक ही शादी कर सकते हो, मुस्लिम्स में होता है कि एक से ज़्यादा शादी कर सकते हो। तो ये एक ऐसा लॉ लेकर आए, स्टेट को ऐसा हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि अगर मैरिज का लॉ हम बनाते हैं तो वो सबके लिए एक हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब हर रिलीजन पे ये लागू हो कि वो आप एक ही शादी कर सकते हो। मतलब अगर एक कानून आपने बना दिया तो वो सब पे लागू हो रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदू पे अलग हो रहा है, मुस्लिम पे अलग हो रहा है, क्रिश्चियन पे अलग हो रहा है, ठीक है। तो सब पे सेम लॉ लागू हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हो। डिवोर्स का तरीका सबके लिए एक होना चाहिए, इनहेरिटेंस का तरीका सबके लिए एक होना चाहिए। और अभी देखो, अभी क्या होता है ना, अभी ये चीज़ें सब अपने अपने ना रिलीजन के बेस पे करते हैं। जैसे हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल है और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो उस हिसाब से चीज़ें ना चल के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और नेशनल लेवल पे एक नियम बना होना चाहिए, और उस नियम के अकॉर्डिंग ही सबके पर्सनल लॉ चले, ठीक है, सब उस नियम के अकॉर्डिंग ही सबके पर्सनल लॉज चलें। तो हमें ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए, या स्टेट को ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। ये एक DPSP है, आर्टिकल 44 में ये गिवन है, ठीक है। तो ये कुछ हैं प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और ये हमें बताते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो इंडिया है, या इंडिया जैसा जो इंडिया जो हमारी कंट्री है, या जो हमारा स्टेट है, वो सेकुलर है,